अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू नसीब कोड स्टूडियो, जहां आप सीखते हैं आईटी एंड सीएस के स्किल्स बिल्कुल इजी एंड प्रैक्टिकल वे में। एचटीएमएल में हेड सेक्शन का यूज़ किया जाता है वेबसाइट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने के लिए, और इसके इनसाइड बाकी चीज़ें भी हम ऐड कर रहे होते हैं, जैसे कि थर्ड पार्टी की जो रिसोर्सेज है वो भी हम यहीं पे लिंक कर रहे होते हैं, और सीएसएस को भी यहीं पे लिंक करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं लिंक और फिर कोलन यहाँ पे लिखेंगे CSS। तो इमेट हमारा ऑटो कंप्लीशन में हेल्प कर रहा होता है। तो यहाँ पे इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिंक हो जाएगा रिलेशन टू स्टाइल शीट, और ये स्टाइल शीट यहाँ पे इस वाले नाम से और एक्सटेंशन से आ रहा होगा। फिलहाल इस नाम का यहाँ पे कोई भी स्टाइल शीट नहीं है, तो जाहिर है इस टाइप का हमें एक स्टाइल शीट क्रिएट करना होगा इस नाम का। पर नाम अगर हमें चेंज करना हो तो यहाँ पे इजीली हम नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्टाइल शीट, कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे वेस कोड हमें बता रहा है कि अनेबल टू ओपन स्टाइल शीट डॉट CSS, इस नाम का कोई भी फाइल मौजूद नहीं है आपके यहाँ पे इस डायरेक्टरी और फोल्डर में। तो हमें यहाँ पे क्रिएट करना है, तो क्रिएट फाइल बटन पे क्लिक करते तो ये फाइल क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पे हम अपने वेबसाइट के रिलेटेड स्टाइल लिख सकते हैं और CSS लिख सकते हैं। इस फाइल पे हम राइट क्लिक करते हैं और ओपन विद लाइव सर्वर, तो ये फाइल यहाँ पे रन हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे बैकग्राउंड वाइट आ रहा होगा, तो मुझे इसे रेड करना है। तो वापस चले जाएंगे कोड की तरफ, स्टाइल शीट, और यहाँ पे हम लिखते हैं कि बॉडी बैकग्राउंड कलर रेड कर लो, और इसके बाद वापस वेबसाइट की तरफ चले जाएंगे। तो यहाँ पे बॉडी का बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा, और हम यहाँ पे CSS अप्लाई कर चुके हैं। वापस चले जाते हैं यहाँ पे कोड की तरफ। फिलहाल अगर हमें यहाँ पे ये लिंक नहीं चाहिए होगा या तो स्टाइल शीट हटाना है तो इसे हम कमेंट कर सकते हैं, या तो फिर इसे डिलीट कर सकते हैं। पर कमेंट होते क्या है, तो HTML में कमेंट्स का हम यूज़ करते हैं नोट्स क्रिएट करने के लिए, कोड को डिस्क्राइब करने के लिए, या तो फिर कोड को एग्जीक्यूशन से रोकने के लिए। तो जो भी कोड रन हो रहा हो, आप चाहते हो कि वो कोड रन नहीं करना पर हाँ कोड का हिस्सा होना चाहिए, तो एग्जीक्यूशन स्टॉप करने के लिए भी हम यहाँ पे कमेंट का यूज़ करते हैं। कमेंट का सिंपल सिंटैक्स होता है कि >! एक्सक्लेमेशन मार्क 2 दफ़ा हाइफन, और इसके बाद वापस 2 दफ़ा हाइफन, और फिर ग्रेटर देन। तो ये कमेंट यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है और इस पॉइंट पे कमेंट क्लोज हो जाता है, और उसके दरम्यान में जो भी चीज़ लिखी जाएगी उसे कमेंट माना जाता। तो हम यहाँ पे कोड की तरफ आ जाएंगे। आने के बाद ये लाइन हमें कमेंट करना है, तो कमेंट करने के लिए स्टार्ट में <! एक्सक्लेमेशन मार्क 2 दफ़ा हाइफन, और इसके बाद इसे क्लोज भी करना है, वरना आगे का कोड जितना भी यहाँ पे हम लिखते जा रहे हैं वो कमेंट में कन्वर्ट होता जा रहा है, और ये चीज़ें फिर वेबसाइट के ऊपर नहीं दिखाया जाता। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे वेबसाइट का यहाँ पे टाइटल गायब हो चुका है। वापस कोड की तरफ आ जाएंगे और यहाँ पे इसे क्लोज करना चाहिए, तो 2 दफ़ा हाइफन और ग्रेटर देन। तो कमेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ, पर ये लाइन यहाँ पे रन नहीं हो रही, और इस लाइन को हमने कमेंट में कन्वर्ट कर लिया, और वेबसाइट में यहाँ पे स्टाइलिंग हट चुकी है क्योंकि स्टाइल हम कमेंट कर चुके हैं। और सेम इसी तरह हम जब भी यहाँ पे नोट्स बना रहे होंगे, आप तो अपने कोड को डिस्क्राइब कर रहे होंगे, तो यही कमेंट हम यूज़ करते हैं। कमेंट के लिए वेस कोड हमें शॉर्टकट की दे रहा होता है Ctrl+/, तो इस लाइन में कहीं पे भी हम कर्सर रखते Ctrl// प्रेस करते, तो कमेंट हट चुकी है। यहाँ पे वापस हमें स्टाइल मिल रहा होगा, पर अगर हम कोड की तरफ आके इसे कमेंट करना चाहेंगे तो कहीं पे भी कर्सर रखो Ctrl//, तो इससे हमने कमेंट वापस एक्टिवेट कर लिया। तो Ctrl// से हम कमेंट हटा सकते हैं और वापस लगा सकते हैं। तो वेबसाइट में यहाँ पे टॉप पे हमारे वेबसाइट का टाइटल दिख रहा होगा, और इससे जस्ट पहले यहाँ पे आइकन होती है। जैसे कि हम यहाँ पे गूगल को विजिट करते तो गूगल का यहाँ पे हमें नाम दिख रहा है, और उसके जस्ट पहले हमें आइकन दिख रहा होगा। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे वेबसाइट का यहाँ पे एक आइकन हो, तो आइकन कैसे लगाया जाता है इसके लिए भी हम यहाँ पे हेड सेक्शन के इनसाइड ही कोड कर रहे होते, और आइकन यहीं पे हम लिंक कर रहे होते। आइकन को लिंक करने के लिए हमारे पास यहाँ पे आइकन का होना लाजमी है, तो हम चले जाएंगे यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन की तरफ, और यहाँ पे स्क्रॉल करते एक आइकन पड़ा है, इस आइकन को हम यहाँ से सेलेक्ट करके Ctrl+C कॉपी करते। कॉपी करने के बाद वापस फोल्डर की तरफ जाएंगे, जिस फोल्डर में हमारा कोड और फाइल पड़े हो वेबसाइट के, वहीं पे ये आइकन पेस्ट करते। अब ये आइकन यहाँ पे आ चुका होगा। वापस चले जाएंगे कोड की तरफ, और यहाँ पे लिखते हैं लिंक, फिर कोलन, और इसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा फेवरेट आइकन, फेवरेट आइकन, इसी पे हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसमें कुछ चीज़ें हमें चेंज नहीं करने, सिर्फ एक ही चीज़ के साथ हमारा काम होगा, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। इस लाइन के थ्रू हम बता रहे होते कि हम लिंक कर रहे हैं एक फेवरेट आइकन, और जिसका नाम ये favicon.ico है, और इसका रिलेशन होगा इस वाले वेबसाइट के साथ या तो डॉक्यूमेंट के साथ शॉर्टकट आइकन का, और इसका टाइप इमेज X आइकन आ रहा है। पर हमें यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस ये चेंज करना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो इमेज का नाम है वो ncs.png है, पर यहाँ पे कुछ और आ रहा होगा। तो हमने ये नाम यहाँ पे सेलेक्ट करना है, इसे यहाँ से डिलीट करते, लिखते हैं यहाँ पे ncs.png। ये लिखने के बाद यहाँ पे ये नाम हमने मैच करना है, जैसे ही मैच कर लिया इसके बाद हम चले जाएंगे वापस वेबसाइट की तरफ। तो टॉप पे हमें यहाँ पे आइकन दिखाया जा रहा है। अगर हम यहाँ पे आइकन का जो लोकेशन है वो चेंज करेंगे, जैसे कि मान लें गुड प्रैक्टिस यही होती कि आप एक फ़ोल्डर बना लें और उसमें आइकन्स वगैरह या जो इमेजेस वगैरह है वो आप अलग रखेंगे, कोड से अलग करेंगे उन्हें। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मीडिया, एंटर करेंगे
और ये आइकन उठा के कुछ इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं मीडिया वाले फोल्डर की तरफ और यहाँ पे मूव। तो यहाँ पे हमें वापस आइकन नहीं दिखाया जा रहा क्योंकि हमने लोकेशन गलत बताया। अब यहाँ पे फोल्डर का नाम भी हमें बताना होगा, तो हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस के इनसाइड ही हम यहाँ पे बता रहे होंगे कि एनसीएस से जस्ट पहले मीडिया नाम का फोल्डर आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं मीडिया और उसके बाद स्लैश। तो हम यहाँ पे कह रहे होंगे कि इस फोल्डर के इनसाइड ncs.png नाम का एक इमेज पड़ा है, एक आइकन पड़ा है और एक लोगो पड़ी है। वही लोगो इंसर्ट कर लो और लिंक कर लो हेड सेक्शन की इनसाइड। तो टाइटल से जस्ट पहले यही आइकन दिखाया जाएगा। अब वापस चले जाएंगे कोड की तरफ, तो हमें यहाँ पे ये आइकन दिखाया जा रहा होगा। इसके अलावा अगर हमें आइकन बनानी है खुद से तो इसके लिए टूल हमें ऑनलाइन मिल जाते हैं। तो हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं फेव आइकन। तो यहाँ पे ये एक वेबसाइट होगा, आप सर्च कर ले favicon.io। यहाँ पे ये हमें 3 टाइप के फेवरेट आइकन और फेव आइकन जनरेट करने का ऑप्शन दे रहा होगा। तो सबसे पहला इमेज png इमेज टू आइको या तो टेक्स्ट टू आइको और लास्ट में इमोजीज टू आइको। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने क्या दिखाना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि टेक्स्ट इस वक्त F दिखाया जा रहा है और यहाँ पे हमें प्रीव्यू में F दिखाया जा रहा होगा। तो हम यहाँ पे इसे ख़त्म करके लिखते हैं एन लिखने के बाद नेक्स्ट आपको बैकग्राउंड कैसा चूज़ करना है। जैसे कि राउंडेड रेक्टेंगल हमें यहाँ पे दिख रहा होगा, हम यहाँ पे क्लिक करके सर्कल चूज़ कर सकते। स्क्वायर, तो 3 टाइप के आपको यहाँ पे शेप्स मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फ़ॉन्ट, आपको जो भी फ़ॉन्ट चाहिए होगा यहाँ से आप फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो और फ़ॉन्ट के रिलेटेड आपको यहाँ पे वेरिएंट्स मिल जाते। तो ये हमेशा फ़ॉन्ट पे डिपेंड करता। कुछ फ़ॉन्ट यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के वेरिएंट सपोर्ट कर रहे होते, तो वो वेरिएंट्स आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। और लास्ट में यहाँ पे हमें फ़ॉन्ट का साइज़ मिल जाता। तो फ़ॉन्ट का साइज़ आपको जो भी रखना हो, जैसे कि इस वक्त 110 आ रहा है तो हम यहाँ पे 130 रख लेते हैं। तो फ़ॉन्ट का साइज़ यहाँ पे बढ़ चुका होगा। इसके अलावा हमें यहाँ पे फ़ॉन्ट का कलर और बैकग्राउंड कलर भी चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता। तो फ़ॉन्ट का जो कलर है इस वक्त आ रहा होगा वाइट, तो मैं यहाँ पे इसे कर लेता हूँ रेड। और जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू, पर ब्लू इसके साथ मैच नहीं करता, तो हम यहाँ से ब्लैक कलर चूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल आइकन क्रिएट हो चुका है। हमें यहाँ पे डाउनलोड का बटन मिल जाएगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, आइकन यहाँ पे ये डाउनलोड करके हमें दे देगा। पर हाँ, इसके मुख्तलिफ साइजेस होंगे, मुख्तलिफ वेरिएंट्स होंगे जो कि हम अपने वेबसाइट में अलग अलग जगहों पे अलग अलग साइजेस से लगा सकते हैं। तो हमें यहाँ पे इस फोल्डर की तरफ जाना होगा। जाने के बाद यहाँ पे ये आइकन सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+X कट करते। कट करने के बाद हमें वापस जाना होगा यहाँ पे जिस फोल्डर में हम कोड कर रहे हैं उसी फोल्डर की तरफ और मीडिया वाले फोल्डर की तरफ जाते। यहाँ पे Ctrl+V पेस्ट करते हैं इसी फोल्डर को और इस पे राइट क्लिक करते। अगर आपके पास जिप है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे इंटरनेट की तरफ जाके यहाँ पे जिप को डाउनलोड कर सकते हैं। सर्च कर ले 7-zip सर्च करेंगे तो यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन हमें मिल जाएगा। इस पर क्लिक करते। क्लिक करने के बाद यहाँ से हम इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कर लो और इंस्टॉल कर लो तो 7-zip आपको मिल जाता है। और उसके जस्ट बाद आप यहाँ पे आके इसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, इसके अंदर से आइकन्स निकाल सकते हो। तो हम इस पर राइट क्लिक करते और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाएगा WinRAR। आप WinRAR भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। आप इंटरनेट की तरफ चले जाए, 7-zip नहीं तो WinRAR। तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे WinRAR, तो ये WinRAR मिल जाएगा और यहाँ से WinRAR को डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों बिल्कुल फ्री टूल है जिसके थ्रू हम अपने यहाँ पे इस फोल्डर को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। तो इस पर राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद WinRAR और इसके बाद एक्सट्रैक्ट हियर। कुछ देर में इसके इनसाइड जितने भी साइजेस के इमेजेस होंगे या जो भी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिल जाने। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के हमें आइकन के साइजेस मिल जाते हैं। पर वेबसाइट पे लगाने के लिए हमेशा ये वाला आइकन यूज़ किया जाएगा और ये फॉर्मेट यूज़ किया जाएगा favicon.io, ये एक्सटेंशन। पर हाँ, ये नाम चेंज किया जा सकता है, आप इसका नाम कुछ भी रख लो। वापस चले जाएंगे यहाँ पे कोड की तरफ और हमें अभी आइकन चेंज करना है। मीडिया फोल्डर की तरफ जाके हमें यहाँ पे ये वाला आइकन लगाना है favicon.io। तो ये था एक्स आइकन का लिंक और हमें यहाँ पे मीडिया फोल्डर की तरफ जाना होगा। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे मीडिया, उसके बाद स्लैश लगा के यहाँ से सेलेक्ट करते हैं favicon.io। अब अगर हम यहाँ पे वापस वेबसाइट की तरफ जाएंगे तो टॉप पे हमें ये वाली आइकन दिख रही होगी। नाम चेंज करना है तो नाम के लिए हम यहाँ पे हेड सेक्शन के इनसाइड टाइटल लिख रहे होते हैं। तो ये रहा हमारे वेबसाइट का टाइटल और यहाँ पे हम नसीब कोड स्टूडियो की जगह पे NCS लिख लेते हैं। वापस वेबसाइट की तरफ जाएंगे तो अब यहाँ पे आ रहा होगा NCS। जब भी हम HTML के सिंटैक्स को, इसे बॉयलर प्लेट कोड, सिंटैक्स या तो फिर HTML का स्ट्रक्चर कोड भी कहा जाता, जो कि हर वेबसाइट को बिल्ड करने से पहले हमें लिखना होता है और इंसर्ट करना होता। इसे इंसर्ट करने के लिए हम हमेशा शिफ्ट के साथ 1 की और टैब
तो ये कोड आ जाएगा। टाइटल हम चेंज करते हैं, NCS लिख लेते और हमें यहाँ पे इसके साथ मेटा एलिमेंट्स मिल जाते हैं। मेटा मीन्स डेटा अबाउट डेटा, और हम अपने वेबसाइट के रिलेटेड मजीद एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए, ताकि ब्राउजर हमारे वेबसाइट का जो भी कंटेंट होता है, जो हम बॉडी एलिमेंट्स या तो बॉडी के इनसाइड लिख रहे होते हैं, उन्हें अच्छे से समझाने के लिए हम मेटा एलिमेंट्स का यूज कर रहे होते हैं। मेटा एलिमेंट्स सेल्फ क्लोजिंग एलिमेंट्स होते हैं और इनका क्लोजिंग पार्ट आपको नहीं मिलता, ये इसी पॉइंट पे स्टार्ट हो जाते हैं और इसी पॉइंट पे ये खत्म हो जाते हैं। इसमें फर्स्ट मेटा हमें मिल जाता है कैरेक्टर सेट नाम का। अब कैरेक्टर सेट होता क्या है, तो हम बॉडी के इनसाइड या तो वेबसाइट के ऊपर जो भी चीजें दिखा रहे होते हैं, जैसे कि इसमें देखोगे बहुत सारे कैरेक्टर्स, बहुत सारे सिंबल्स इस वेबसाइट के ऊपर है या हर एक वेबसाइट के ऊपर होते हैं। तो यहाँ पे जितने भी चीजें हम वेबसाइट के ऊपर दिखा रहे होते हैं, ये डायरेक्टली कंप्यूटर या तो फिर मशीन को समझ नहीं आते। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं मेटा कैरेक्टर सेट, और मेटा कैरेक्टर सेट एलिमेंट लिखने से हम डिफाइन कर रहे होते हैं कैरेक्टर सेट को। तो वेबसाइट का जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो डायरेक्टली यहाँ पे मशीन को या तो फिर ब्राउजर को समझ नहीं आता, क्योंकि ये ABC, NCS ये सारे कैरेक्टर्स होते हैं। और कंप्यूटर का जो लैंग्वेज है वो डायरेक्टली बाइनरी होता, और बाइनरी में सिर्फ 0 और 1 होता। तो कैरेक्टर सेट एक सिस्टम होता है जो कि हर एक कैरेक्टर को मैप करता एक कोड में, और हर एक कैरेक्टर के लिए एक कोड जनरेट कर रहा होता, और वो कोड न्यूमेरिकल वैल्यूज में होता, और कंप्यूटर उन न्यूमेरिकल वैल्यूज को डायरेक्टली और इजीली कन्वर्ट कर सकता है 0 और 1 में, और उसके बाद वो कैरेक्टर्स हमें वेबसाइट के ऊपर करेक्टली दिखा रहा होता। तो जो फर्स्ट वाइडली जो यूज किया जाता था कैरेक्टर सेट, उसे ASCII कैरेक्टर सेट, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कहा जाता था। ASCII में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा था, या इंग्लिश के कैरेक्टर्स और सिंबल्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा था। ओवरऑल इंटरनेशनली और भी लैंग्वेजेस आए जो कि इंग्लिश का मुकाबला करने लगे, तो उन्हें भी यहाँ पे अपने जो कैरेक्टर्स है और सिंबल्स है उन्हें ट्रांसलेट करने की जरूरत पड़ी। तो टाइम के साथ एक और कैरेक्टर सेट आया जिसे हम UTF-8 कोड सिस्टम कहते हैं, और ये बनिस्बत ASCII का ऑलमोस्ट हर एक सिंबल को और कैरेक्टर को इजीली इंटरनेशनली लैंग्वेजेस में से सपोर्ट कर रहा होता, और इसमें हर एक कैरेक्टर का कोड मौजूद है। तो इसी को हम यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट कह रहे होते, और ये वेबसाइट के ऊपर ऑलमोस्ट हर एक कैरेक्टर को इजीली रिप्रेजेंट कर सकता, क्योंकि इसमें हर एक लैंग्वेज के कैरेक्टर्स को कोड किया गया है और मैप किया गया है। तो ये लाइन लिखने से, जैसे मेटा कैरेक्टर सेट UTF-8, ये लाइन लिखने से हम ब्राउजर को बता रहे होते कि हम कैरेक्टर सेट UTF-8 यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब किसी भी टाइप के कैरेक्टर को हम वेबसाइट के ऊपर मेंशन या तो फिर डिस्प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट मेटा हम यहाँ पे व्यू पोर्ट के लिए लिख रहे होते हैं। व्यू पोर्ट मीन्स कि जब भी हम अपने वेबसाइट को रन करते हैं तो ये जो व्हाइट एरिया हमें दिख रहा है, इसी को हम व्यू पोर्ट कहते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस होते हैं, जैसे मोबाइल, तो मोबाइल में ये व्यू पोर्ट छोटा होता है, टैबलेट में ये व्यू पोर्ट उससे थोड़ा बड़ा होता, और इस वक्त मैं लैपटॉप और कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ, तो लैपटॉप और कंप्यूटर में व्यू पोर्ट इससे बड़ा दिख रहा। अब इसी व्यू पोर्ट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हमें ये वाली जो मेटा टैग है इसे लिखना होता। तो इसमें मेटा और फिर लिखते हैं नेम व्यू पोर्ट, और इसके बाद कंटेंट। कंटेंट में हम यहाँ पे डिवाइस के विड्थ के अकॉर्डिंग व्यू पोर्ट को यहाँ पे सेट कर रहे होते, और ये फिर इनिशियल स्केल मतलब जो डिफॉल्ट जूम होता है व्यू पोर्ट का, उसको सेट करने के लिए हमें ये वाला कोड लिखना होता। ओवरऑल हम व्यू पोर्ट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए इस मेटा टैग को लिख रहे होते हैं। हम मेटा एलिमेंट्स इस पॉइंट पे खत्म नहीं होते, इसके अलावा और भी बहुत सारे मेटा हैं जो कि हम अपने वेबसाइट के लिए लिख रहे होते हैं। जैसे कि आप किसी के भी वेबसाइट को जब विजिट करते हो तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाता। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ गूगल और इंटर करेंगे तो गूगल का भी यहाँ पे हमें डिस्क्रिप्शन मिल जाता। तो अगर हमें अपने वेबसाइट के लिए भी कुछ इस टाइप का डिस्क्रिप्शन मेंशन करना हो या डिस्प्ले करना हो तो इसके लिए हम कोड की तरफ आ जाएंगे और यहाँ पे लिखते हैं मेटा। तो यहाँ पे एक मेटा डिस्क्रिप्शन नाम का हमें मिल जाएगा, इस पे क्लिक करते हैं। अब इस मेटा में आपको यहाँ पे दो एट्रीब्यूट्स मिल जाते हैं। एट्रीब्यूट्स मींस के ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं इस एलिमेंट के रिलेटेड। जैसे कि यहाँ पे HTML एलिमेंट है, इसमें लिखा गया है lang EN। तो HTML जो कोडिंग लैंग्वेज है ये यहाँ पे एक लैंग्वेज का यूज करता है जिसे हम EN मतलब इंग्लिश लैंग्वेज कह रहे होते हैं। तो हमेशा यहाँ पे एट्रीब्यूट एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा होता है एलिमेंट के रिलेटेड, और एट्रीब्यूट आपको हमेशा ओपनिंग टैग में मिल रहा होता। तो यहाँ पे भी मेटा एलिमेंट पर नेम इसका डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे हम कंटेंट लिख सकते हैं। जैसे कि हमारे वेबसाइट के ऊपर सारा कंटेंट वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड होगा, वेब के टेक्नोलॉजीज के रिलेटेड होगा, तो यहाँ पे हम एक डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। दिस इज अ वेबसाइट वेयर यू कैन लर्न रिलेटेड टू वेब टेक्नोलॉजीज। तो ये मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मेंशन कर लिया। इन फ्यूचर जब हम इस वेबसाइट को लाइव करेंगे और इस वेबसाइट को कोई भी इंसान विजिट करेगा तो उससे पहले ये डिस्क्रिप्शन, जैसे कि ये बाकी वेबसाइट का दिख रहा है, इसी तरह का ये डिस्क्रिप्शन भी हमारा वेबसाइट का वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होता है। अगर हमें वेबसाइट के ऑथर को मेंशन करना है तो हम यहाँ पे लिखते हैं मेटा। मेटा लिखने के बाद नेक्स्ट हम लिखते हैं नेम।
नेम लिखने के बाद इसमें ऑथर यहाँ पे लिख लेते हैं कि मतलब ये वाला जो मेटा है ये ऑथर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फिर नेक्स्ट यहाँ पे कंटेंट, और कंटेंट में ऑथर का नाम लिख लेते हैं। जैसे कि इस वेबसाइट का जो ऑथर है वो मैं खुद होऊंगा, तो मैंने यहाँ पे नेम ऑथर और फिर कंटेंट में अपना नाम लिख लिया। अब इसके बाद एक फन वे में एक और मेटा हम यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम यूज़र को किसी और वेबसाइट पे जंप करवा सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं मेटा लिखने के बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखते हैं HTTP, फिर यहाँ पे -EQUIV और इसके बाद इक्वल्स टू, और इसमें यहाँ पे लिख लेते हैं रिफ्रेश लिखने के बाद आगे हम यहाँ पे लिख लेते हैं कंटेंट लिखने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हमने वो टाइम बताना है कि कितने टाइम बाद हमने यूज़र को जंप करवाना है किसी और वेबसाइट पे। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5 मीन्स 5 सेकेंड्स, और फिर आगे यहाँ पे URL मेंशन करते, और URL में मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ https:// और फिर लिखते हैं यहाँ पे example.com। तो हम कह रहे हैं कि कुछ देर बाद वेबसाइट को रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेश 5 सेकंड के बाद करना है आपको, और इस वाले वेबसाइट पे यूज़र को जंप कराना है। अब जब हम यहाँ पे कोड की तरफ चले जाएंगे और अपने कोड को यहाँ पे देखेंगे तो 5 सेकंड के बाद ये कोड खुद ब खुद रिफ्रेश होके हमें किसी और वेबसाइट पे जो भी URL हमने दिया होगा उस पर हमें जंप करवा देगा। जैसे कि यहाँ पे example.com हमने वेबसाइट का नाम दिया था, तो example.com वाले वेबसाइट पे इसने हमें जंप करवा दिया। इसके अलावा अगर हमें यहाँ पे अपने यूट्यूब पे यूज़र को जंप करवाना है तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ नसीब कोड स्टूडियो, और यहाँ पे सर्च करते हैं यूट्यूब, तो आ जाएगा यहाँ पे यूट्यूब आने के बाद यहाँ पे ऊपर से ये वाला जो लिंक है ये हम कॉपी करते, Ctrl+C कॉपी करने के बाद कोड की तरफ चले जाएंगे। यहाँ पे URL में ये URL यहाँ पे रिप्लेस कर लेंगे यूट्यूब के लिंक के साथ। अब वापस हम कोड की तरफ चले जाते, पीछे चले जाएंगे वापस, या तो फिर इस वेबसाइट पे राइट क्लिक करके इसे वापस लाइव करते। लाइव करने के बाद 5 सेकंड के बाद ये रिफ्रेश हो जाएगा और हमें यहाँ पे ये विजिट करा देगा यूट्यूब। अब कीवर्ड्स का भी मेटा होता है, तो हम यहाँ पे अगर कीवर्ड्स को मेंशन करना चाहते तो लिखेंगे मेटा, और फिर यहाँ पे लिखते हैं नेम, और यहाँ पे हमने कीवर्ड्स को मेंशन करना है। उसके जस्ट आगे यहाँ पे कंटेंट, यहाँ पे हम कीवर्ड्स दे सकते हैं जैसे कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। इसके अलावा यहाँ पे लिख लेते हैं PHP, पाइथन, और यहाँ पे Node.js, और फिर React.js, Next.js, और इसके अलावा यहाँ पे MongoDB, Express.js, और जितने भी कीवर्ड्स आप अपने वेबसाइट में यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं उन कीवर्ड्स को भी यहाँ पे आप टारगेट कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे W3 Schools वेबसाइट को विजिट करने के बाद राइट क्लिक और इसके बाद व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करते। इसके थ्रू वेबसाइट का जितना भी कोड होगा वो हमें यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे एक मेटा मेंशन किया है नेम कीवर्ड के रिलेटेड, और उसमें देखा जाए तो बहुत सारे कीवर्ड्स इन्होंने यहाँ पे कवर किया है। अब इस वेबसाइट के ऊपर जितने भी टाइप का आपको कंटेंट मिल रहा है उनके रिलेटेड जो भी कीवर्ड आप सर्च करोगे वो कीवर्ड भी यहाँ पे मेटा एलिमेंट में कवर किया गया है। तो जब भी यहाँ पे ब्राउजर कोड को रीड कर रहा है ऊपर से नीचे की तरफ तो वो देखेगा कि HTML, तो किसी इंसान ने अगर HTML सर्च किया होगा तो इन कीवर्ड्स में से वो HTML मैच हो जाता है। तो फिर ये वाली जो वेबसाइट है ये सजेशंस में आ रही होती है। तो हम यहाँ पे मेटा एलिमेंट, नेम कीवर्ड और कंटेंट में कीवर्ड्स को भी मेंशन कर सकते ताकि हमारी जो वेबसाइट है वो कोई भी इनमें से कीवर्ड अगर यूजर सर्च करता तो हमारा वेबसाइट सजेशंस में आ जाए। अब ये सारे मेटाज हम अपने वेबसाइट में यूज नहीं करते, जाहिर है हम नहीं चाहेंगे कि हमारे वेबसाइट से यूजर किसी और वेबसाइट पे जंप कर ले, तो ये मेटा तो आप यूज नहीं करेंगे। पर हाँ, अगर रिक्वायरमेंट पड़ी तो इस मेटा को हम यूज कर सकते कुछ इस तरह से। और आपके वेबसाइट में ये 3 किस्म के मेटा जरूर होने चाहिए जब भी आप वेबसाइट को बिल्ड कर रहे हैं। सबसे पहला यहाँ पे मेटा फॉर कैरेक्टर सेट, दूसरा होगा मेटा फॉर व्यू पोर्ट और तीसरा होगा मेटा फॉर डिस्क्रिप्शन।